बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। मैस या फिर मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि कोई भी चीज़ जिसका खास वज़न हो और जो जगह घेरती हो। ठीक है, अब वो कहता है कि एक फ्रेंच केमिस्ट था, ठीक है, लिवाइजर उसका नाम था। 1787 में इसने एक लॉ दिया था। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब इसके लॉ के मुताबिक जब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, रिएक्टेंट, तो वो हमें क्या देती हैं? प्रोडक्ट देती हैं, एक नई चीज़ देती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं ना। ठीक है, तो वो कहता है कि इस जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो मैस होता है ये ना ही तो बनता है और ना ही क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। समझ आ रही बात की? कि जो मैस होता है, ठीक है, ये आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊंगी, ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। कि जो मैस होता है, ठीक है, ये क्या होता है? जो मैटर होता है कि कोई भी चीज़ जो हमने रिएक्टेंट में यूज़ की हुई होती है, ये ना ही तो दोबारा से बनती है और ना ही क्या होती है, जो पहले से होती है उसको डिस्ट्रॉय होती है, मतलब ना ही ये डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि क्या होती है? अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह लो कि जब केमिकल रिएक्शन होता है कि जितना हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है उसका जो मैस होता है वो किसके इक्वल होता है? टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, यानी कि जब रिएक्शन हो जाता है ना तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है उसका जो टोटल मैस होता है वो किसके इक्वल होता है? टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट के। अब वो कहता है कि एक कोनिकल फ्लास्क लो, ठीक है, एक वेइंग बैलेंस लो, ठीक है, वेट मशीन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लो, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लो, ठीक है, दो केमिकल्स लो, टेस्ट ट्यूब लो, कोनिकल फ्लास्क लो। ये इस तरह की होती है टेस्ट ट्यूब, और कोनिकल फ्लास्क इस तरह से होती है। ठीक है, अब वो कहता है कि थोड़ी सी अमाउंट लेके सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का हमने सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हमने क्या करना है? कोनिकल फ्लास्क के अंदर सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे तो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब वो कहता है कि अब थोड़ी सी सोडियम क्लोराइड लो, ठीक है, इसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालो और सिल्वर नाइट्रेट को लेके किसके अंदर डालो? टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो। मतलब दोनों जो हमारे पास केमिकल्स हैं इन दोनों को अलग अलग चीज़ों के अंदर डालो। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालो और सिल्वर नाइट्रेट को किसके अंदर डालो? टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, फिर वो कहता है कि अब जो टेस्ट ट्यूब होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला हुआ था? सिल्वर नाइट्रेट। अब इसको किसके अंदर डाल दो? जो हमारे पास कोनिकल फ्लास्क की, कोनिकल फ्लास्क बड़ी होती है ना। ठीक है, अब वो कहता है इस टेस्ट ट्यूब को कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दो। ठीक हो गया। फिर वो कहता है फ्लास्क को ना कर दो, कवर कर दो। ठीक है, और अब इन दोनों का वेट करो। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट था ना, इसको अब इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दो। ठीक हो गया। डालने के बाद दोनों सॉल्यूशंस को आपस में अच्छे से मिक्स कर दो, क्योंकि सोडियम क्लोराइड था ना कोनिकल फ्लास्क के अंदर और सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब वो कहता है कि इसको एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। ठीक है, तो अब वो कहता है मिक्स करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया है कि छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बने हैं सिल्वर क्लोराइड के। जब रिएक्शन हुआ है ना, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हुआ है। ठीक है, बात की समझ आ रही है ना? कि यही दोनों चीज़ें थी ना, कि टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था? सोडियम क्लोराइड था और कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या था? सिल्वर नाइट्रेट था। ठीक है, पहले हमने टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही कोनिकल फ्लास्क के अंदर रखा है और बाद में क्या किया है कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट था इसको हमने क्या किया है? जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर मिक्स कर दिया, दोनों को अच्छे से शेक कर लिया ना, दोनों को मिक्स कर दिया। तो वो कहता है मिक्स करने के बाद बताओ प्रोडक्ट क्या आई है? जब दो रिएक्टेंट आपस में मिले हैं तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, प्रोडक्ट क्या बनी है? तो हम ऑब्जर्व करके बताते हैं कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के प्रोडक्ट बनी है। ठीक है, प्रोडक्ट में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बने हैं। समझ आ गई बात की? अब ज़रा इसकी रिएक्शन देखो, ये देखो ज़रा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी है? AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यानी कि रीअरेंज हो गया ना। ऐसे ही होता है ना कि प्रोडक्ट रीअरेंज होते हैं, और सॉरी रिएक्टेंट रीअरेंज होते हैं और प्रोडक्ट हमें एक नई चीज़ देते हैं।
तो अब पहले हमारे पास और थी रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट और चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया है कि इनका मैथ तो सेम रहा है ना, बेशक रीअरेंज होके चली गई हैं लेकिन मैथ तो इनका सेम है। अब जितना मैथ हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का है, इतनी मैथ किसका था, रिएक्टेंट का। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ को क्या करता है, वेरीफाई करता है। समझ आ गई बात की, ठीक है। कि देखो ना, इधर भी एक सिल्वर है ना Ag, ठीक है, NO3 इधर भी एक है नाइट्रेट, सोडियम एक है, क्लोराइड एक है, इधर भी क्या है Ag सिल्वर, ये आगे इसके साथ क्लोरीन रिएक्ट हो गया, आगे इसके साथ नाइट्रेट था ना, अब ये क्या करेगा, क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लेगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, और सोडियम किसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा, नाइट्रेट के साथ, सोडियम नाइट्रेट बना देगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मैथ तो चेंज नहीं हुआ ना, ठीक है। इनका मैथ ना ही तो नया बना है और ना ही तबाह हुआ है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया ना, रीअरेंज हुए रिएक्टेंट और नया प्रोडक्ट दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि जितना मैथ है अब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट का, तो वो किसके इक्वल है, टोटल मैथ ऑफ रिएक्टेंट के। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वेरीफाई करता है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। आए रोज़ हमारे पास बेशुमार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना पीछे, हम लोग सारा पढ़ के आए हैं, बेशुमार हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब वो कहता है कि इनको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर, अब इन केमिकल रिएक्शंस को, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे, आपकी बुक वालों ने 2 ही डिस्कस की हुई। वो कौन सी हैं, एडिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब वो कहते हैं कि जब क्या करें, द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म 1 कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब वो कहता है कि जब केमिकल रिएक्शन हो, सिंपल केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब 2 चीज़ें आपस में मिलती हैं रिएक्टेंट, और वो हमें एक नई चीज़ दे देती हैं, प्रोडक्ट, यही होता है ना केमिकल रिएक्शन। अब वो कहता है कि जब क्या करें, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एलिमेंट आपस में मिले और वो हमें इसके मुकाबले में क्या दें, प्रोडक्ट एक ही होनी चाहिए, एक सिंगल कंपाउंड दें, तो ये क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन। समझ आ रही बात की, कि एक ही वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट आपस में मिलें, कंबाइन करें, ठीक है, वो रिएक्टेंट बन जाएंगे ना। लेकिन जब इसके मुकाबले में उनका मिलाप, जब 2 चीज़ें मिल रही हैं या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिल रहे हैं, लेकिन जब वो मिलने के बाद हमें कंपाउंड सिर्फ सिंगल कंपाउंड दें, तो इसको क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। ये अब इसकी एग्जांपल देखो ज़रा, H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2 सब्सटेंस है ना, लेकिन इन्होंने कंपाउंड एक ही दिया आगे हमें, कौन सा, वाटर। इसी तरह हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, 2 कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने आगे हमें कौन सा कंपाउंड दिया है, एक सिंगल कंपाउंड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक हो गया। इसी तरह अब आगे क्या है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, 2 सब्सटेंस है ना, लेकिन इन्होंने आगे हमें क्या दिया है, अमोनिया, सिंगल कंपाउंड दिया है। इसी तरह ये आगे एग्जांपल आप लोग देख लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, 2 सब्सटेंस हैं, लेकिन इन्होंने हमें कंपाउंड एट आ टाइम एक ही दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, 2 सब्सटेंस हैं, तो इन्होंने हमें कंपाउंड कौन सा दिया है, सिंगल, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 सब्सटेंस हैं, लेकिन रिएक्ट करने के बाद इन्होंने हमें कंपाउंड कौन सा दिया है, सिंगल, कैल्शियम कार्बोनेट। तो समझ आ गई बात की, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलें, लेकिन हमें प्रोडक्ट में सिर्फ सिंगल कंपाउंड दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन इसके ऑपोजिट है, ठीक है। ऑपोजिट कैसे है, अब वो कहता है कि सिर्फ सिंगल कंपाउंड हम यूज़ करें रिएक्टेंट में, और वो कंपाउंड स्प्लिट होके, ब्रेक डाउन होके हमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब वो कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन करेंगे ना मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है, तो वो कहता है इसके लिए हमें हीट रिक्वायर होगी, ठीक है। एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट रिक्वायर होगी, हीट करेंगे तो वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा। बात की समझ आ गई, डिकम्पोजिशन क्या होते हैं, कि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है, सिर्फ सिंगल कंपाउंड हमारे पास रिएक्टेंट में यूज़ हुआ हो, उसकी क्या हो, ब्रेक डाउन हो, वो वहाँ से ब्रेक डाउन हो के क्या हो जाए, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाए, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हमें दे। समझ आ गई है। अब जैसे देखिए पोटाशियम क्लोरेट, सिंगल कंपाउंड है ना, इसको हीट किया तो हमें क्या दे रहा है, पोटाशियम क्लोराइड भी दे रहा है प्लस ऑक्सीजन भी दे रहा है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट अब क्या है,
सिंगल कंपाउंड है, जब इसको हीट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 2 दे रहा है आगे से सब्सटेंस, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अब देखो ज़रा लेड नाइट्रेट, ठीक है, सिंगल कंपाउंड है, इसको जब हीट करेंगे तो ये क्या देगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, 3 सब्सटेंस हमें दे रहा है। समझ आ गई बात की। अब इसका एक टॉपिक रह गया, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज पे देखो, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था ना, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी हो गया था। गिव 2 एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, ये भी हो गया था, ठीक है। इसके बाद 2 रह गए हैं, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये करेंगे। लेकिन अभी ये तो हमने पढ़ लिया ना, राइट डाउन द रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, ये तो पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। इसका अब आंसर देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 5.10, राइट डाउन द रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये आप लोगों ने आज अपनी कॉपी पे लिखना है और फिर मुझे चेक करवाना है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे करना थे, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, the chemical equation shown below is a balanced chemical equation, HCl plus NaOH give rise to NaCl plus H2O। यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लिखना है, ठीक हो गया। इसके बाद फिर आगे आओ, अब ये लिखना है, द वर्किंग रूल फॉर बैलेंसिंग आ केमिकल इक्वेशंस आर एज फॉलोज, ठीक है। ये रूल सारे लिखने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे रूल्स लिखने हैं। समझ आ रही बात की। और इसके लिए आप लोग ये जब रूल्स लिखोगे तो साथ में ये एक एग्जांपल भी कर लो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, क्योंकि एग्जांपल जब करोगे ना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि पहले वो क्या कह रहा है, आप लोग जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको लिखो, ठीक है। फिर उनकी नंबर ऑफ़ एटम्स लिखो, फिर उनको क्या करो, एक साइड को बैलेंस करो, फिर दूसरी साइड को बैलेंस करो, स्टेप बाय स्टेप वो आता जा रहा है ना, ठीक है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स लिखोगे, फिर इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 1 यहाँ से लेके स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, यानी कि यहाँ तक, ठीक हो गया। इसके बाद एग्जांपल 2 आ जाती है, बस एक ही एग्जांपल काफ़ी है, ठीक हो गया। समझ आ गई बात की, क्वेश्चन के आंसर की। तो पहले क्या करना है, वो क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद पहले ये डेफिनेशन लिखनी है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, यहाँ तक लिख के फिर इसके बाद क्या करना है, रूल्स, ये सारे रूल्स लिखने हैं और एग्जांपल नंबर 1, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ठीक हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।